वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस थिंक ऑफ मेडिकल स्टडी। दोस्तों, इस चैनल में मेनली मैंने बेसिस किया है, मैं एक छोटा स्टूडेंट हूं और मैंने ये कोशिश किया है कि बीएच में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ वाले स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि एमडी प्रिपरेशन को गोल में रखते हुए मैंने इस यूट्यूब को बनाया है। तो डेली आप सुबह चाहे जब ये जो भी 10, 15, 20 मिनट का वीडियो है, ये अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको मेरा मानना है कि ये एमडी प्रिपरेशन का बहुत अच्छा स्टेप्स होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में मैंने एक्चुअली रखा है 5 क्वेश्चंस के, 5 क्वेश्चंस डेली बताएंगे। इन 5 क्वेश्चनों में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को डिटेल करूं, कुछ शॉर्ट कर दूं, बस आपको मेमोराइज़ करना है इन क्वेश्चंस को। पॉइंट नंबर 2, ये मैंने थीम, ये मैंने सोच अपने जो भारत के भूतपूर्व महान वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको एज आ केंद्र में रखकर मैंने ये चीज़ डिसाइड किया है। उनका एक मानना था कि अगर हम सपने बड़े देखना है तो बड़े हो सकता है बड़े सपने ना मिले, छोटे ही मिल जाएं। तो उसी को रखते हुए अब बात करते हैं, शुरू करते हैं अपना ये जर्नी। गुरुओं से और बड़े प्रोफेसर से मेरा आशीर्वाद, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, इस बात का आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये मैंने जो वीडियो उठाया है 1 to 2 लाइक करने का, इसको आप सबके सपोर्ट से ही संभव हो सकता है। इसीलिए ये बड़ा ही टीडियस है। तो शुरू करते हैं इन 5 वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे, कैसे चीज़ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल इसको आराम से देखो। वीडियो को चाहो ना तो फास्ट मोड में आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप इसको प्ले कर सकते हो बहुत ही फास्ट मोड में, ताकि टाइम आपका बचे। तो फास्ट मोड में भी देखा जा सकता है। तो इसी फास्ट मोड में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा ही डाउटफुल है कि एक कोई पेशेंट है, उसको अचानक बिजली का शॉक लगा, वो फेल डाउन हो गई, वो गिर गई। एक पेशेंट है जो बिजली का शॉक लगा, वो अचानक फेल डाउन हो गई, गिर गई। तो वो क्या देख रही है, उसकी जो आर्म्स हैं, ये जो हाथ है, शोल्डर है, ये उठ नहीं हो रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ये है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, ठीक है ना, एक पेशेंट है जिसको शॉक लगा है, ठीक है, और शॉक लगने पर उसको क्या हो चुकी है, फेल डाउन हो चुकी है, गिर गई है। और उसमें 2 चीज़ें हो रही है, उसके शोल्डर मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो शोल्डर है वो मूव नहीं कर रहा है, या फिर आप ये पूछो उसके जो आर्म्स है, जो उसका हाथ है, वो क्या नहीं कर रहा है, ये तो ना अप डाउन हो रहा है, ठीक है ना अप हो रहा है, ना डाउन हो रहा है, ना ये हिल डुल रहा है, ना मूव हो रहा है। ऐसी चीज़ के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ऐसी चीज़ के लिए क्या डायग्नोस होगी, क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अलग अलग ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक पेशेंट है, स्टॉक लगा, फेल डाउन हुआ, उसके मूव्स नहीं हो रहे हैं, आर्म्स जो है ना, क्या प्रॉब्लम हो गई उसके हाथ में। तो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं और अलग अलग ऑप्शंस में आप ये बोल सकते हो कि कौन कौन से। जैसे मैं इसमें आपको ऑप्शंस दे सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ध्यान से, डिसलोकेशन। एक ऑप्शंस आया है एंटीरियर डिसलोकेशन, और एक ऑप्शन आएगा क्लैविकल फ्रैक्चर, और एक चौथा ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप इन्फीरियर डिसलोकेशंस बोल सकते हैं, अलग अलग नाम होता है इसका। एक पॉइंट है नाम एरेक्टा, देखो लग्जेशन, इसका लग्जर, सॉरी, हाँ ठीक है, लग्जन एरेक्टा, ऐसा है। देखो यही है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको एमडी में। तो इनमें सवाल में कौन सा आंसर होगा, तो अक्सर मैं, आप ये ध्यान रखिएगा, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट ही होंगे। तो एक आया है कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ठीक है ना, तो अक्सर उसको शॉक लगा है तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाएगा। देखो अब तो ये तो राइट आंसर हो गया कि भाई पोस्टीरियर डिसलोकेशन। अब इसके बारे में हमको डिटेल करना है, देखना है कि व्हाट इज द पोस्टीरियर डिसलोकेशन, क्या होता है। जैसे पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड वाला, डिसलोकेट मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, एंटीरियर मतलब आगे पोर्शन में, डिसलोकेशन मतलब हट जाना। एक होता है क्लैविकल फ्रैक्चर, क्लैविकल मतलब ये हमारा ये जो कॉलर बोन के पास आती है, इसको क्लैविकल बोन बोलते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत है। एक आता है लग्जेशन एरेक्टा, लग्जेशन जो एरेक्टा है, इसको इन्फीरियर इसको एक देखो बहुत अच्छा, यही है आपका इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग नाम है, इसका बदला हुआ इन्फीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इन्फीरियर डिसलोकेशन। देखो यही प्रॉब्लम होता है कि ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा लग्जेशन स्क्लेरोटा क्या होगा। तो मेरा दोस्तों फोकस किस पर है, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, इस आंसर पर फोकस है। आपके लिए डाउट हो जाता है कि कभी भी दिमाग में रखिए, तो एंटीरियर डिसलोकेशन इसका भी बड़ा टॉपिक बन जाएगा, क्लैविकल फ्रैक्चर में भी बड़ा टॉपिक बन जाएगा, और लग्जेशन एरेक्टा में या इन्फीरियर डिसलोकेशन पर भी बड़ा टॉपिक बन जाएगा। लेकिन फोकस हमें इस पर करना है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन पर। तो अगर ये दिमाग में हमेशा याद रहे कि कोई पेशेंट है, उसको शॉक है, अचानक गिर पड़ी है, तो उसको कौन सी संभावना हो सकती है, संभावना नंबर 1 आंसर हो जाता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन के चांस
ज़्यादा हो सकते हैं। अब इस पोस्टीरियर डिसलोकेशंस में क्या होते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा एक एक पॉइंट में डिटेल करते हैं कि व्हाट इज द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ठीक है, तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में इसको हम पीडी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट रखेंगे कि पोस्टीरियर डिसलोकेशंस क्या होते हैं। देखो ये इनका अगर परसेंट की बात करेंगे तो ये अक्सर 2% टू 5% चांस होते हैं, 2 to 5% होते हैं। मतलब ये डिसलोकेशन होने के चांस 2 to 5% होते हैं। एक शब्द आता है, इन्हीं सब में आता है एक रिकरेंट पोस्टीरियर डिसलोकेशन। देखो रिकरेंट पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इसकी जो संभावना होती है मतलब 30% के आसपास होती है। पॉइंट नंबर ये हुआ कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन के चांसेस 2 to 5% होते हैं, रिकरेंट पोस्टीरियर डिसलोकेशन के चांस कितने होते हैं, 30% होते हैं। अब होता क्या है, तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है, जो नेक ऑफ ह्यूमरस है, देखो अब पॉइंट नंबर दूसरे पर, ये तो ये हो गया। अब इसका पॉइंट नंबर दूसरा अगर करेंगे तो इसका जो नेक ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, तो आप इसको ये बोल सकते हो कि हमारी जो ह्यूमरस बोन है, ध्यान से सुनना, ह्यूमरस बोन है, ये हमारी ये ह्यूमरस बोन है। इस ह्यूमरस बोन के जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके 3 पार्ट आते हैं। एक हमारा अपर पार्ट आ जाता है, एक हमारा शेफ्ट पार्ट आ जाता है, एक हमारा लोअर पार्ट आ जाता है। ये हमारा अपर पार्ट है जिसको यूपी बोल दे रहा हूँ, ये हमारा शेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा लोअर पार्ट। तो जब अब देखो ह्यूमरस बोन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बस ये ध्यान देना है कि ये अपर रीजन्स में ह्यूमरस बोन में क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ह्यूमरस में, तो ह्यूमरस में एक और थोड़ा सा जाते हैं कि जो अब ह्यूमरस का नेक रीजन है, देखो उसका हेड रीजन पे एक नेक आएगा। अपर पार्ट में 6-7 स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसकी नेक पर कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाए, या फिर एक और चांस हो जाता है फ्रैक्चर ऑफ द ट्यूबरोसिटी। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ ना ट्यूबरोसिटी, देखो ट्यूबरोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी कोई नई चीज़ आ जाए तो ये, अब आपको जब ह्यूमरस चैप्टर पढ़ोगे, ह्यूमरस टॉपिक में बताऊंगा, तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जो डिटेल जानते हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन में कहीं ना कहीं नेक ऑफ ह्यूमरस या उसी में क्या हो जाती है, ट्यूबरोसिटी में मतलब फ्रैक्चर हो जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट सबसे अच्छी बात कि जब हम अचानक फेल आउट करते हैं, अचानक गिरते हैं, तो एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स जनरेट क्या करता है, जो देखो बात सुनो, अब देखो पूरा मैं नहीं बता सकता हूँ। ये हमारी ग्लिनॉइड कैप्सूल है, ये हमारा जो स्कैपुला है उसके ग्लिनॉइड कैप्सूल ऐसे ही बनाएंगे, ये हेड ऑफ ह्यूमरस इसमें आके फंस जाएगा। तो अचानक जैसे ये गिरे हम, जैसे ठक से ऐसे हो गया, ऐसे निकल गया, तो मतलब ये क्या हो, ग्लिनॉइड कैविटी से क्या हो गया, बाहर पुशअप हो गया जस्ट ये साइड। तो इस वाले पोजीशन के होने की वजह से क्या हो जाता है, ग्लिनॉइड कैविटी में जो बैठा हुआ था वो जस्ट पुशअप हो गया, तो फ्रैक्चर होने के चांस हो जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट इसमें एक आ जाएगा कि हो सकता है कि ग्लिनॉइड कैविटी के इंपैक्ट, देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ इंपैक्ट होने के कारण, बहुत ही शॉर्ट बोलो, फोर्स ऑफ इंपैक्ट होने के कारण हो सकता है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो क्या हो गया है, वो ग्लिनॉइड कैविटी से क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना, ग्लिनॉइड कैविटी से अपर साइड में शिफ्ट हो गया। तो पॉइंट नंबर एक ये हो सकते हैं इस वजह से। अब देखो इसमें 2 बातें आती हैं, इसमें ये तो दूसरी बात हो गई है, ये तो तीसरी बात की बात करते हैं। कहते हैं कि ये जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन है इसमें 3 हिस्से आते हैं। अब 3 हिस्सों में मैं आपको बात करूंगा, 3 हिस्से में कौन कौन चीज़ आते हैं कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन की अगर इसमें बात करेंगे तो एक होता है कैप्सुलो लैब्रल टीयर्स हो जाते हैं। देखो कैप्सुलो लैब्रल टीयर। अब पोस्टीरियर डिसलोकेशन में हो सकता है कैप्सुलो लैब्रल टीयर्स हो जाए, फट जाए। अब देखो इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, कैप्सुलो लैब्रल टीयर्स फटने पर क्या होता है, एक होता है ग्लिनॉइड रिम्स। ठीक है ना, देखो जो मैं शब्द बोलता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको ये चित्र के माध्यम से मिल जाएगा। ग्लिनॉइड रिम्स जो होती हैं ये हो सकती हैं वो फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है ना, और तीसरा चीज़ है एक रोटेटिंग कफ होता है, रोटेटिंग कफ ना, ये रोटेटिंग कफ क्या हो जाए, टीयर हो जाए। तो अगर जब आप शोल्डर जॉइंट पढ़ोगे तो ये जो शोल्डर जॉइंट है इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी। कैप्सुलो लैब्रल टीयर्स हो सकते हैं, ग्लिनॉइड रिम्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, या रोटेटिंग कफ क्या हो सकता है, टीयर हो सकता है। ये पॉइंट नंबर, देखो पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये था, पॉइंट नंबर ये 3 था। अब इसी चीज़ पर आया कि ये जो रोटेटिंग कफ है ये किससे मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रोटेटिंग कफ किससे बना होता है, किन किन चीज़ों से मिला होता है। तो एक आप ये बोलो कि रोटेटिंग कफ ना, जिसको रोटेटिंग कफ मसल्स, ठीक है, रोटेटिंग कफ मसल्स जो होती हैं वो किससे बनी होती है। तो मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, और उस छोटा ट्रिक को मैंने क्या है, छोटी टी, ध्यान से सुनना, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, छोटी टी है। छोटी मतलब माइनर, टी मतलब टेरिस माइनर, छोटी टी या बड़ा, छोटी टी बड़ी टी, छोटी टी बड़ी टी। तो ध्यान से सुनना, छोटी मतलब माइनर, टी मतलब टेरिस माइनर, बड़ी मतलब मेजर, टी मतलब टेरिस मेजर, छोटी टी बड़ी टी। बहुत ध्यान से सुनना, ये ट्रिक है, याद हो जाएगा। अब मैंने कहा सु इन सब, अब सु से क्या हो जाएगा, सुप्रा स्पिनेटस, इन से हो जाएगा इंफ्रा स्पिनेटस, सब से हो जाएगा तो छोटी टी बड़ी टी, सु इन सब। ये अगर आपको ट्रिक याद रहेगी तो आपको RCM रोटेटिंग कफ मसल से याद हो जाएंगे। अब देखो छोटी मतलब माइनर, टी मतलब टेरिस, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टेरिस माइनर, ठीक है। और अगर ये बड़ी टी है तो बड़ी को हमेशा क्या बोलते हैं, टेरिस मेजर, क्या हो जाएगा ये, टेरिस ना मेजर। और एक देखो सु मतलब होगा सुप्रा इन्फिनेटस, ठीक है। और इन हो गया इंफ्रा इन्फिनेटस, INFRA इंफ्रा इन्फिनेटस, ठीक है ना। और सबसे होगा सब स्कैपुलरीज, क्या हो जाएगा, सब
स्कैपुलेरिस ना। अब ये याद रखना, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रोटेटिंग कफ मसल्स क्या होती हैं, ध्यान रखना शोल्डर जॉइंट का, तो रोटेटिंग कफ मसल्स में आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी होगी, छोटी टी बड़ी टी सुइन सब। बोलो, छोटी टी बड़ी टी सुइन सब। टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, सब स्कैपुलरिस। एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत हेल्प काम करेगा। देखो अब ऐसे अभी मैं बताऊं कि ये क्या क्या करते हैं वो अलग बात है, कि शोल्डर को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो रोटेटिंग कफ मसल्स अगर इन सब में कहीं ना कहीं टियर हो जाए, इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आगे फिर एक आता है इंटरनल रोटेटर मसल्स। देखो इसी में पॉइंट नंबर चौथा आता है, एक सुने होगे, एक इंटरनल रोटेटर मसल्स, ठीक है ना। अब इंटरनल रोटेटर मसल्स क्या होते हैं, इसके लिए होगा बड़ा टी सब कैप, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, बड़ा टी सब कैप। देखो छोटा बड़ा टी मतलब क्या होगा, बड़ा टी मतलब क्या होगा, टेरिस मेजर, ठीक है। और दूसरा चीज़ है सब स्कैपुलरिस, ठीक है ना। तो ये देखो, अब इंटरनल रोटेटर क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेटर क्या होता है, अभी बताते हैं। पहले आप ये याद रखो कौन कौन सी मसल्स कौन कौन सी। एक दूसरा हो गया एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल रोटेटिंग मसल्स। तो जैसे छोटी टी आ गया, तो ऐसे एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, छोटी टी मतलब माइनर वाला, और इनफ्राइस में मतलब छोटी टी इनफ्राई। यहाँ पर क्या करना, छोटी टी क्या हो जाएगा, इनफ्राई। देखो इनफ्राई याद करना, छोटी टी हो जाएगा टेरिस माइनर, क्या हो जाएगा, टेरिस माइनर, ठीक है ना। और बड़ी टी मतलब ये तो हो जाएगा इंफ्रा स्पिनेटस, ठीक है। तो देखो अब इतनी बात मैंने बताया, देखो ये सब याद करने वाली चीज़ें अपने अपने में, ये सब सारे टॉपिक बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको बस छोटी छोटी पॉइंट में रखना है कि क्या पोस्टीरियर डिसलोकेशन का हो गया। अक्सर देखते हैं नेक ऑफ ह्यूमरस या ट्यूबरोसिटी में कोई फ्रैक्चर हो गया होगा, क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ इंपैक्ट की वजह से ग्लेनोइड कैविटी से क्या हो जाता है, हेड ऑफ ह्यूमरस बाहर की ओर आ जाता है। तीन बात आई हैं कि जो शोल्डर जॉइंट में कैप्सुलोलेवरल टीयर्स हो सकते हैं, ग्लेनोइड रिम्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, रोटेटिंग कफ टीयर हो सकता है। रोटेटिंग कफ की बात आई तो आरसीएम मसल, छोटी टी बड़ी टी सुइन सब, छोटी टी टेरिस माइनर, बड़ी टी टेरिस मेजर, सू से होगा सुप्रास्पिनेटस, सबसे हो जाएगा इनसे हो जाएगा इंफ्रास्पिनेटस, सबसे हो जाएगा सब स्कैपुलरिस। बात आया कि इंटरनल रोटेटर मसल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए बड़ा टी सब कैप याद रखना, बड़ा टी सब कैप, बड़ा टी मतलब टेरिस मेजर और सब कैप मतलब सब स्कैपुलरिस, छोटी टी मतलब टेरिस माइनर और इंफ्रास्पिनेटस। देखो अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। देखो जब आप ऐसे कभी खड़े हो, ये तो एक दिस इज द नॉर्मल योर पोजीशन ना। अब ये पोजीशन से एक बार हाथ ऊपर ले जाओ, ये वाला पोजीशन क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। अब इसको जीरो पर लाए, आप एक नीचे ले गए, तो ये क्या हुआ, इंटरनल। तो ये प्राइमरी पोजीशन है, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल। अब देखो इधर ऐसे आया, जैसे ऐसे मैं किया हूँ, ये देखो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल, ये क्या हुआ, इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है ना। अब अलग अलग चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना, अभी मैं तो बता रहा हूँ, बाद में इसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे ऊपर उठा दिए, ऐसे नीचे उठा दिए, ये सब वगैरह वगैरह इसमें और चीज़ आती है। तो एक्सटर्नल इंटरनल, तो इतनी बात अगर हम करते हैं तो ये पॉइंट नंबर 1 होता है कि पोस्टीरियर डिसलोकेशंस का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, अब एक बार जरा इनको एक बार देख लेते हैं। पेशेंट हो गया पोस्टीरियर डिसलोकेशन, राइट आंसर होगा। 2 से 5% इनके चांस होते हैं। फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ ह्यूमरस ट्यूबरोसिटी में, फ्रैक्चर फोर्स इंपैक्ट हो जाता है, ग्लेनोइड कैविटी से बाहर हो जाती है। जो कैप्सुलर, देखो कैप्सुलर लेवरल टीयर्स हो सकते हैं, ग्लेनोइड रिम्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, रोटेटिंग कफ टीयर्स हो सकते हैं, रोटेटिंग कफ मसल्स, छोटी टी बड़ी टी सुइन सब, छोटी टी मतलब टेरिस माइनस, टेरिस मेजर, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, सब स्कैपुलरिस। और एक हो जाएगा इंटरनल रोटेटिंग मसल्स क्या होती है, बड़ी टी सब कैप, टेरिस मेजर, सब स्कैपुलरिस। और जो एक्सटर्नल रोटेटिंग छोटी टी इंफ्रास्पिनेटस। देखो अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आगे आगे चल के धीरे धीरे सब बताऊंगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज मैंने थोड़ा सा बस रिव्यू दे रहा हूँ। क्या किस बात का रिव्यू दे रहा हूँ कि हमारा पोस्टीरियर डिसलोकेशंस क्या होते हैं, बस थोड़ा सा नाम दिया हूँ, धीरे धीरे आपको सारा डिटेल हो जाएगा किस चीज़ के बारे में नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने बोला है कि क्या होना चाहिए, तो एक है कि नर्व इन्वॉल्व इन द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्शन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कौन सी नर्व है, अगर ह्यूमरस, ध्यान से सुनना, ये हमारा ह्यूमरस अगर है, मैं सही से स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ, अगर ये ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको हमको पता है, सबको पता है, ये यहाँ से कौन सी नर्व आती है, रेडियल नर्व आती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ह्यूमरस, जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का साफ्ट रीजन में क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाए, टूट हो जाए, तो कौन सी, विच नर्व रिस्पॉन्सिबल, कौन सी नर्व होगी, ध्यान रखना, रेडियल नर्व, क्योंकि भाई बीच में सट के आ रही हैं दोनों हैं। अच्छा दोनों सट के आएंगी भाई तो क्या हो जाएगा, टूट टाट जाएंगी, इसीलिए तो रेडियल नर्व। ध्यान, अब ये देखो ये हमारा गंदा सा चित्र हो गया, अरे यार ये ह्यूमरस नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ा गंदा बनाया हूँ, बना लेना। अब इतना ज़्यादा आर्टिस्ट तो है नहीं, लड़की होते तो खूब सजा के बना देते यार, लेकिन वो तो है नहीं, क्या करें, बना देते हैं। देखो ये गंदा सा चित्र यार, अबे ह्यूमरस है, ऐसा मान लो, ये देखो ये अपनी, ये हमारी ऐसे पीछे से, पिछवाड़े से इसके डिग 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 ऐसे पीछे से आई है, ऐसे यूँ आती है, ठीक है ना। तो अगर ये टूट जाएगा तो क्या होगी, ये नर्व क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस नर्व को क्या बोलते हैं, रेडियल नर्व। प्यार से बोलो, रेडियल नर्व। छोटा सा क्वेश्चन था, मामूली सा, और कुछ नहीं। ह्यूमरस नर्व के सैक में होने पर कौन सी नर्व प्रॉब्लम, रेडियल नर्व। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, अबे यार क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सा लल्लू है यार, थोड़ा जीके टाइप का। क्या है? हाँ, एक्सियल लेंथ ऑफ ऑर्बिट। देखो एक शब्द हुआ एक्सियल लेंथ ऑफ ऑर्बिट। ये जो अखिया होती है ना हमारी, हैं अखोलू जो हम सब देखते हैं, इसकी सारी लंबाई पूछ रहा है। ये देखो टन टन, ठीक है। अरे यार गंदा सा बनना, ठीक है कोई बात नहीं, कुल बना देना यार इसी में अपना आई वाई लेंस वगैरह। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, कितनी होनी चाहिए। अलग अलग ऑप्शन देंगे, आपको ध्यान में रखना होगा कि इसी को एक्सियल लेंथ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये लंबाई आपको होती है कितनी? 22 से 25 मिलीमीटर। और कबो कबो वो चामू बनाने के लिए, तुमको मामू बनाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। अच्छा 6 का सवाल है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बताएंगे 10⁻⁸, ठीक है। तो 22 से 25 मिलीमीटर या 2.5 से 2. ऐसा आँख की क्या होती है? एक्सियल लेंथ होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी चामू टाइप का, रिप्रोडक्शन हेल्थ प्रोमोटिंग एजेंसी इन द। वाह भैया, ये तो बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी एजेंसी है भाई, ओए कौन सी ऐसी एजेंसी है जो वर्ड पॉपुलेशन मतलब भैया वर्ड की जो पॉपुलेशन, सॉरी वर्ड हेल्थ प्रोमोटिंग, सॉरी वर्ड हेल्थ पॉपुलेशन एजेंसी है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जो वर्ल्ड की हेल्थ पॉपुलेशन एजेंसी है? तो इसका एक ऑप्शन होगा, वो होगा UNFPA। क्या होगा? UNFPA। ध्यान रखना, अलग अलग चामू बनाने के लिए कर सकता है, UNFO वगैरह वगैरह, यूनेस्को, UNDP, UNICEF। आंसर होगा UNFO। अब सवाल हुआ UNFO क्या होता है? तो यू से यूनाइटेड नेशंस, एन से हो गया नेशन, और एफ से हो गया क्या? फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन अथॉरिटी एजेंसी है। क्या है यार, देखना पड़ रहा है हमको भी, तैयारी करते नहीं आते हैं यार। क्या बताएं? एक्टिविटी मीन्स यू शुड हैव टू बी मेंटेन। ये यूनाइटेड संघ का फंड है पॉपुलेशन एक्टिविटी। इसी पे आया है, एक नया नाम आया है कि उड़ान यमन जो है, ये सब बहुत ही गड़बड़ वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, आप जोड़ लेना, वैसे चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है शायद, हाँ चौथा है। पहला क्या था? वो था, दूसरा एक्सियल लेंथ था, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, और 5वें क्वेश्चन की बारी है। तो ये हो जाएगा UNFO। ये UNFO क्या करता है? हेल्थ पॉपुलेशन एजेंसी है पूरे विश्व की, जो ये डिफाइन करती है कि कहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन खाना नहीं पा रहे हैं, हेल्थ सही है कि नहीं सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके काम लायक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 ये है जो सबसे ट्रिकी होता है, जो सबसे परेशान करने वाला होता है। ये हो एक सवाल दिया गया है, ऑक्लोमोटर नर्व। देखो ऑक्लोमोटर नर्व, ठीक है। ये ऑक्लोमोटर जो नर्व है, ठीक है, ये इसमें सवाल पूछा गया है कि ऑक्लोमोटर नर्व जो है ये हमारी आँख की मसल्स जो होती हैं उनको सप्लाई करता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्लोमोटर नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल नर्व नंबर 3 है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आईज़ को, हमारी आई मसल्स में अगर बात करेंगे तो हमारे आई मसल्स में टोटल 7, 8, 9 मसल्स हैं, जो भी मुझे याद आ रहा है। बाकी 2-4 छुपे हों तो वो अलग बात नहीं है। हमारी आंख में ये 9 मसल्स हैं, और ये 9 मसल्स में ये जो 7 मसल्स हैं ना, इनको ये ऑक्लोमोटर सप्लाई करता है। एक मसल्स को क्रेनियल नर्व नंबर 4 करती है, और एक मसल्स को क्रेनियल नर्व नंबर 6 करती है, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि 3 जो हैं वो 3 जो क्रेनियल नर्व तीसरी है वो 7 मसल्स को सप्लाई कर रही है, लेकिन 8वां मसल्स को क्रेनियल नंबर 4 और एक और मसल्स है जिसको क्रेनियल नंबर 9 सप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि ऑक्लोमोटर नर्व आँख की कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई नहीं करती है इसके सिवा। तो पक्का इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शंस होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कि ये 7 मसल्स, ये जो अब देखो अभी मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि क्रेनियल नर्व की क्या है क्या नहीं है। तो अगर ये 7 मसल्स की बात करोगे तो ये 7 मसल्स कौन कौन सी हैं? तो पहले कि अगर हम करेंगे तो इसमें आएगा लिवेटर पैल्पिब्री सुपीरियर। देखो पूरा फुल फॉर्म है लिवेटर पैप्लिबी सुपीरियर, LPS, लिवेटर पैप्लिबी सुपीरियर, ठीक है। ये आँख को क्या करती है क्या नहीं करती है, जब LPS के बारे में बताएंगे तब आएगा। दूसरा हो जाएगा सुप्रा, ठीक है ना, सुपीरियर आ जाएगा, सुपीरियर रेक्टस मसल्स। फिर तीसरा आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, या सुपीरियर हो गया मीडियल रेक्टस मसल्स। चौथा हो जाएगा सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर रेक्टस मसल्स। 5वीं जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी सिलेरी मसल्स या इन्फीरियर, यहाँ पे ध्यान से इन्फीरियर एक और आया है, इन्फीरियर ऑब्लिक, ये यही आपको ध्यान देना होगा, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स। 6वां हो जाएगा सिलेरी मसल्स।
और सातवां हो जाएगा, एक गंदा सा नाम है, स्पिनिक्टर पैपिली। स्पिंक्टर, अरे यार थोड़ा स्पेलिंग माफ़ करना यार, अभी नया हो ना, तो स्पिंक्टर पैपिली, पैपिली। तो ये हो गया हमारा लिवेटर पैपिलियस, ठीक है, लिवेटर पैपिलिब्री सुपीरियरिस। तो ये 7 मसल्स, ये जो सातों मसल्स हैं ना, ये जो सातों मसल्स को सप्लाई कौन करता है? क्रेनियल नंबर 9। लेकिन जो क्रेनियल नंबर 4 है इसको ट्रोक्लियर नर्व करती है, और उस ट्रोक्लियर नर्व को सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ध्यान से सुनना, ये इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स थी, और यहीं से के सामने मैं लिख रहा हूँ सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है, मसल्स। ये हमारी आँख की मसल्स होती है जो क्रेनियल नंबर कौन करती है? चौथी करती है। और एक और आया है इसी से रिलेटेड है, क्रेनियल नंबर 6 जो लेटरल रेक्टस। अब देखो यहाँ पे लेटरल, अब देखो यहाँ पे मीडियल ना, इसके सामने मैं लिखूंगा लेटरल, ठीक है ना, लेटरल ना रेक्टस मसल्स, ठीक है, मसल्स। देखो ये क्रेनियल नंबर 6 करती है। अब सवाल हुआ कि क्रेनियल नंबर 4 को क्या बोलते हैं और क्रेनियल नंबर 6 को बोलते हैं, तो आप एक ट्रिक याद रखना, देखो अल क्या हो जाएगा? अल, अक, ट्रो, ट्री ना, अल से हो जाएगा ऑल फैक्ट्री, अब से होगा ऑप्टिक, अक से हो जाएगा ऑक्यूलोमोटर, ट्रो से हो जाएगा ट्रोक्लियर, और ट्री से हो गया ट्राइजर्मिनल, ये हो गई क्रेनियल नंबर 1, ये क्रेनियल नंबर 2, क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 4, क्रेनियल नंबर 5। तो अल अप अक ट्रो, इस तरह से याद रखना, अल अप अक ट्रो। और एक हो जाएगा क्रेनियल नंबर 6 को बोलते हैं एब्ड्यूसेंस, अब फैसला वस ग्लो वक। देखो अब फैसला, देखो ये 6वां हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? एब्ड्यूसेंस नर्व। अब फैसला फेसियल ना, अब यहाँ अब फैसला ऐसे करना, अब फैसला मतलब हो जाएगा फेसियल नर्व। तो 7वीं कौन सी हो गई? फेसियल नर्व। अब 8वीं कौन सी हो जाएगी? अब फैसला वेस्ट ग्लो। देखो वेस्ट ग्लो, अब इसको आप बोल सकते हो वेस्टिबुलर ना, या अब इस तरह से आगे, अब इसी पर हम रोक रहे हैं, आगे फिर बता देंगे। 7 तक हो गया, बाकी 5 और बता देंगे। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स क्रेनियल नंबर 4, क्रेनियल नंबर 4 को क्या बोलते हैं? ट्रोक्लियर। तो ये हमारी कौन हो जाएगी? ट्रोक्लियर ना, ट्रोक्लियर नर्व ये। और क्रेनियल नंबर 6 जो है लेटरल रेक्टस मसल्स, अब क्या हो गया? एब्ड्यूसेंस, ठीक है ना, एब्ड्यूसेंस। अब असली पॉइंट आता है कि हमारी आंख की मसल्स को सप्लाई करने के लिए 3 नर्व रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 4 और क्रेनियल नंबर 346 786। तो तुम्हारी आंख को कंट्रोल करने का नंबर याद रखना 346, क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 4, क्रेनियल नंबर 6। और ये देखो 7 मिला 3 जो है 3 के स्क्वायर कर देना, 7 मिला इसको करते हैं, 1 इसको करते हैं। बाकी देखो ट्रिक बताएंगे, कुल लपड़ा चपड़ा हो जाएगा, बस ध्यान से देखना कि देखो रेक्टस 3 रेक्टस मतलब सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, मतलब आगे बीच में और पीछे, आगे बीच में पीछे, आगे पीछे बीच में, इन तीनों को जाएगा 3 पे, लेकिन जो बगल में होगा वो जाएगा 6 पे, ठीक है, लेटरल रेक्टस। एक आया ऑब्लिक मतलब तिरछा, जो अंदर में तिरछा हो, अंदर छुपा हो, वो जाएगा तीसरे पर, और जो आगे हो सुपीरियर हो, ऑब्लिक हो। तो देखो ध्यान से सुनना, रेक्टस टंग ऑब्लिक, तो इन्फीरियर को सप्लाई करेगा क्रेनियल नंबर 3, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को क्रेनियल नंबर 4, और ये 3 को रेक्टस सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर रेक्टस को करेगा क्रेनियल नंबर 3, लेकिन लेटरल को करेगा क्रेनियल नंबर 6। बात करते हैं, ठीक है। देखो ये यार अभी 7 बता दिया हूँ, आगे बनाओ अल अप अक्ट्रो ट्री अब फैसला कर लेना यार, और क्या। बाकी मिलते हैं 5 फिर वीडियो पर, बहुत आसानी से है। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, गिर पड़ो, फट जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, वगैरह 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 करना, पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाएगा, हाथ आदमी को वगैरह। पॉइंट नंबर 2, हमारी आँख की जो लंबाई होती है वो 22 से 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर ये हमारा ये ह्यूमरस जो है हड्डी है, अगर ये अचानक फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो रेडियल नर्व होती है। पूरे वर्ल्ड की हेल्थ पॉपुलेशन एजेंसी है, जिसको UNFPA बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी या अथॉरिटी या एक्टिविटी, उसके लिए एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशन की करती है। पॉइंट नंबर 1 और हो गया, लास्ट में हो गया, हमारी आंख में टोटल 9 मसल्स होती हैं, 7 के नाम ये हुए, 1 के नाम ये हुए। देखो तिरछा ये है बगल वाला है, तो 7 को 3 करता है, ऑब्लिक जो सुपीरियर ऑब्लिक है ये 4 करता है, ये जो लेटरल है इसको 6 करता है, क्रेनियल नर्व। और क्रेनियल नर्व की संख्या होती है 12, 11 नहीं होती है, 12 होती है। कौन मिला करते हैं 11 पे कर्मा करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर तुम 12 पे कर्मा करोगे दिल दिमाग से, तो तुम्हारी ये क्रेनियल नर्व क्या होगी? ठीक होगी। गाइस अच्छा लगे तो बताना, कमेंट करो यार, थोड़ा मेरे देखते रहो यार वीडियो। बाकी जो ऐसा लगेगा ठीक होगा। जय हिंद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।